भाई लोग, वेलकम है आपका एक और नई वीडियो में। स्वागत है वैसे तो, पर ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगा है। मेरे को 9 मूवी देखनी पड़ी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है कॉन्जरिंग द लास्ट राइट्स देखने से पहले। तो बस ये वीडियो देख लो, आपको और कोई मूवी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है पर अच्छा है, 9 मूवी देखने से तो अच्छा ही है कि आप एक वीडियो देख लो पूरी। इसमें हम टोटल जो 9 या 8 मूवी आई है कॉन्जूरिंग यूनिवर्स की, वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। हम जाएंगे ऑर्डर वाइज, मतलब टाइम लाइन के हिसाब से जाएंगे। तो चालू करते हैं। तो कहानी चालू होती है एक मोनेस्ट्री से जिसका नाम है एबे ऑफ सेंट सर्टा, जो रोमानिया में आई है। जहाँ पे एक बंदा, मतलब क्राइस्ट, एक सैटन की पूजा करने लगता है। और वो सैटन और कोई नहीं बल्कि नन, मतलब वैलेक होता है। तो उसकी पूजा करते करते गलती से हेल का पोर्टल खुल जाता है और वो ऑलमोस्ट इस दुनिया में आ ही जाता है। पर तभी वहाँ क्रिश्चियन नाइट्स के लोग आ जाते हैं और वो क्रिस्ट का ब्लड यूज़ करके उस पोर्टल को वापस सील कर देते हैं और वो क्राइस्ट को भी मार देते हैं। तो ये स्टोरी कंटिन्यू होती है 1942 वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। ये मोनेस्ट्री बॉम्बिंग होती है जिसके कारण वो पोर्टल वापस से खुल जाता है और वेलेक इस अर्थ पे आ जाता है। और अर्थ पे आने के बाद वो नन की फॉर्म लेता है और बाकी सारी नन्स को मार देता है। और ये सब उसका आतंक चलता है 1952 तक। पर जब लास्ट के 2 नन्स बची हुई होती है, वो वेलेक से लड़ती है और उसमें से सिस्टर विक्टोरिया अपने आप को फांसी लगा के मार देती है ताकि वेलेक उसको पोजेस ना कर सके। और उसके कुछ टाइम बाद वहाँ की एक लोकल फार्मर फ्रेंची की नज़र सिस्टर विक्टोरिया की बॉडी पर पड़ती है, जिसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए फादर ब्यूरिक को बुलाते हैं और सिस्टर आयरिन को भी बुलाते हैं। फिर वो दोनों क्रिस्ट का ब्लड लेके वेलेक को उस पोर्टल में टेम्पररी क्लोज कर देते हैं। पर तभी वहाँ हमें एक ट्विस्ट देखने मिलता है एंड में कि वेलेक ने फ्रेंच को पोसेस कर लिया होता है। फिर कहानी बढ़ती है 1956 में। तब तक सब कुछ सही चल रहा होता है पर सिस्टर आयरिन को अब वापस से वेलेक का मुकाबला करना होता है, पर इस बार इटली में। इस बार वेलेक पिछली बार से और ज़्यादा पावरफुल बन चुका है एंड वेलेक को चाहिए आइज़ ऑफ सेंट लुइस, जिससे उससे अनइमेजिनेबल पावर मिलने वाली है। वो छुपा होता है इटली के ही एक बोर्डिंग स्कूल में। और वहीं पर जहाँ छुपा होता है आइज़ ऑफ सेंट लुइस, वहीं पर अभी फ्रेंची काम भी कर रहा होता है। और लास्ट पार्ट में हमने देखा ही था कि वेलेक ने फ्रेंची को पोसेस कर लिया था। तो इस बार वो फ्रेंची के बॉडी के द्वारा वो आइज़ ऑफ सेंट लुइस तक पहुंच जाती है। पर फिर इस मूवी के क्लाइमैक्स में हमें देखने मिलता है कि आइज़ ऑफ सेंट लुइस की डिसेंडेंट और कोई नहीं बल्कि सिस्टर आयरिन है। वो एंड बैटल में सिस्टर आयरिन और सिस्टर डोबरा एक साथ मिलके वेलेक को वापस भेज देते हैं हेल में। पर अभी भी ये बात है कि फ्रेंची अभी भी पोजेस्ड है। पर इसकी बात हम करेंगे आगे आने वाली मूवीज़ में, जो कि अभी बात करने वाले कि कहाँ कनेक्ट होगा। अब हम बढ़ते हैं एनाबेल क्रिएशन पे, जिसकी टाइमलाइन है 1943 टू 1955। अभी आप सुनना कैसे होगा। तो 1943 में एक सैमुअल म्यूलिन्स नाम का डॉल मेकर अपनी बेटी एनाबेल को एक एक्सीडेंट में खो देता है। फिर वो और उसकी बीवी गॉड से मदद मांगते हैं, पर बाय मिस्टेक वो लोग एक एविल स्पिरिट से कनेक्ट हो जाते हैं और वो एविल स्पिरिट उन्हें उनकी बेटी के इल्यूशन दिखाती है। और सैमुअल ने एक एंटिक डॉल बनाई थी, वो उसमें घुस जाती है और तभी से उनके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ चालू होती है। फिर वो लोग एक प्रीस्ट को बुलाते हैं जो बाइबल के पेजेस से ये डॉल को एक कमरे में कैद कर देता है और लॉक कर देता है ताकि वो बाहर आके किसी का नुकसान ना कर सके। फिर हमें टाइम जंप देखने मिलता है 12 साल का। 1955 में स्टोरी कंटिन्यू होती है। उस टाइम म्यूलिन्स कपल कुछ बच्चों को, मतलब कुछ लड़कियों को अपने घर ले आते हैं, जिसमें से एक होती है सिस्टर आयरिन और एक और होती है जेनी नाम की लड़की, जो एनाबेल के इन्फ्लुएंस में आके वो दरवाज़ा खोल लेती है, जिससे एनाबेल वापस आज़ाद हो जाती है। आज़ाद होने के बाद वो जेनी को ही पोजेस कर लेती है और फिर उस घर से वो भाग जाती है और उसके बाद अपना नाम रखती है वो एनाबेल।
और वो भागती है, वो जाके रहती है कैलिफोर्निया में हिंगिस फैमिली, नाम गलत ले रहा हो तो चलेगा पर आप समझ रहे हो, हिंगस फैमिली के साथ रहने लगती है। हिंगस कपल ने उसको एडॉप्ट कर लिया था। इसके भी 12 साल बाद एनाबेल 1967 में अपने पेरेंट्स मतलब हिंगिस फैमिली जिन्होंने इसको एडॉप्ट किया था उसको भी मार देती है। और यहाँ से कहानी चालू होती है एनाबेल की। हिंगस फैमिली के नेबर में रहते थे जॉन और मिया। वो दोनों अपने न्यूबॉर्न बेबी का वेट कर रहे होते हैं और एक रूम को डेकोरेट कर रहे होते हैं ताकि सब अच्छी तरह सजा रहे होते हैं उनके बेटे या बेटी जो भी आने वाला था उसके लिए। उसी टाइम जॉन एक एंटिक डॉल को लेके आता है एज अ गिफ्ट फॉर मिया, जो कि हम देखते हैं वही डॉल होती है एनाबेल की। तभी उन्हें उनके नेबर्स की चिल्लाने की आवाज़ आती है तो और वो लोग पुलिस को कॉल कर देते हैं। पर आपको पता है कि जो एनाबेल है रियल में मतलब जेनी जो पोसेस हो चुकी है वो तो एक मतलब सुपर नेचुरल बीइंग ही है अब तो वो इन्हें मारने आती है जॉन और मिया को। पर तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो खुद को मार देती है, मतलब जेनी की बॉडी को मार देती है और वो अपनी सोल वापस ट्रांसफ़र कर लेती है एनाबेल की डॉल में। फिर वो अपना नया टारगेट बनाती है, जॉन और मिया का अनबॉर्न बेबी जो भी आने वाला है। और इसी मूवी के क्लाइमैक्स में मिया की दोस्त एलिन एनाबेल को अपनी सोल ऑफर करती है और अपनी जान दे देती है ताकि मिया की फैमिली सेफ रहे। एंड में वो एनाबेल की डॉल गायब हो जाती है और खाली यहाँ मिलती है हमको एलिन की बॉडी। फिर उसके 6 महीने के टाइम जब के बाद हम देखते हैं कि एनाबेल एक गिफ्ट शॉप में रखी हुई है और उसको ख़रीद लिया है किसी लड़की ने एज अ गिफ्ट फॉर अ स्टूडेंट जिसका नाम होता है देवी। फिर 1971 में आती है कॉन्जूरिंग 1 की कहानी जो स्टार्ट होती है एड और लॉरेन के डेबी और एनाबेल के केस को इन्वेस्टिगेट करने से। फिर वो दोनों एक साथ एनाबेल को ले जाते हैं अपने घर में और वहाँ पे उसको एक रूम में कैद कर रूम में एक ग्लास होता है, वहाँ पे उसको कैद कर देते हैं और वो रूम में बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि पोसेस्ड होती हैं। फिर हम देखते हैं एड और लॉरेन एग्जॉर्सिज्म पे एक प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं जिसमें वो दिखाते हैं कि एक फ्रेंची नाम के फार्मर के ऊपर यस ये वही फ्रेंची है नन वाला जो वेलेक्स से पोजेस था। इस प्रेजेंटेशन देने के बाद वो दोनों मिलते हैं कैरोलिन से और फिर वो उन्हें बताती है कि एक फैमिली है जो कि नए घर में शिफ्ट हुई है और जब से वो शिफ्ट हुई है उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी है। ये सब सुनकर एड और लॉरेन चले जाते हैं उस घर में उसकी इन्वेस्टिगेशन करने। तो जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं उस घर में तो रिवील होता है कि उस घर में 1863 के टाइम एक विच रहती थी जिसका नाम था शिवा और उसने अपने आप को पावर्स देने के लिए अपने बच्चों की बलि दे दी थी, फिर अपनी खुद की भी जान ले ली थी ताकि उसको सैटिन की सारी पावर्स मिल सके। इस कारण ये जगह पूरी कर्ज बन चुकी थी। हम वापस आते हैं 1971 में जहाँ पे बैशिवा कैरोलिन को पोसेस कर लेती है और उसे अपने बच्चों को मारने के लिए कहती है। पर वहीं पे एड और लॉरेन बिना परमिशन के एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करते हैं और बैशिवा का कर्ज ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे ख़त्म होती है कॉन्जूरिंग 1 की कहानी। एक साल बाद 1972 में स्टोरी चालू होती है एनाबेल कम्स होम की। अभी आपको याद हो तो कॉन्जूरिंग 1 की स्टार्टिंग में एड और लॉरेन एनाबेल डॉल को अपने घर में कैद कर देते हैं ताकि वो बाहर ना आ सके। उसके एक साल बाद यानी 1972 में वो लोग किसी केस के लिए बाहर जाते हैं और उनकी बेटी जूडी, बेबी सिस्टर मैरी एलेन और उसकी फ्रेंड डैनियला घर में अकेले रहते हैं। जहाँ अपनी चुल होती है ना भाई, मेरे को तो देखना है, हॉरर मूवी देखनी है मेरे को, मेरी फटे तो फटे पर मैं देखूँगा हॉरर मूवी। वैसे ही अपनी चुल के कारण डैनियला आर्टिफैक्ट रूम को अनलॉक कर देती है। आर्टिफैक्ट रूम मतलब जो रूम में सारी पोसेस चीज़ें रखी होती है एड और लॉरेन ने, उसको बोलते हैं आर्टिफैक्ट रूम। तो वो उस रूम को अनलॉक कर देती है
जिसके वजह से एनाबेल और जो सारी चीज़ें प्रोसेस थी उस रूम में वो आज़ाद हो जाती है। और उसके बाद वो घर घर नहीं रहता है भाई, भूतों का ठेका बन जाता है। यहाँ भूत वहाँ भूत, भूत ही है। ओके, मूविंग ऑन। पर ये जो मूवी है ये खाली एक पूरी रात की है, जिसमें वो 3 अकेले फाइट करते हैं सबसे, और एनाबेल को हरा के वापस से उसी ग्लास में सील पैक कर देते हैं। फिर इसके 1 साल बाद 1973 में हम स्टोरी देखते हैं द कर्स ऑफ ला लोना की, जहाँ एना एक सोशल वर्कर होती है और चाइल्ड सपोर्ट पे काम करती है और चाइल्ड वेलफेयर के बिहाफ पे विज़िट करती है पैट्रिशिया में। पैट्रिशिया के घर की कंडीशन देखने के बाद वो जान जाती है कि ये घर बच्चों के लिए सेफ़ बिल्कुल नहीं है। और बच्चों की हालत देख के, क्योंकि बच्चे पूरे डरे हुए थे, तो उनकी हालत देख के वो कंप्लेन कर देती है पैट्रिशिया की, और उसकी वजह से पैट्रिशिया को कोर्ट में जेल हो जाती है। पर एना को ये नहीं पता था कि पैट्रिशिया ने ऐसा ला लोना द वीपिंग मूवमेंट के कारण किया था। यहाँ पे ला लोना की शुरुआत 1663 में होती है, जहाँ अपने हस्बैंड के चीट करने के कारण वो अपनी मेंटल हेल्थ पूरी ख़राब कर देती है, मेंटली अनस्टेबल हो जाती है, और उसी कारण अपने 2 बच्चों को डुबा के मार देती है और फिर अपनी भी जान ले लेती है। इसी कारण से ला लोना द वीपिंग वुमेन का कर्स जाग जाता है और वो लाइफ टाइम के लिए अब बच्चों की स्पिरिट के पीछे पड़ जाती है। वापस आते हैं 1973 में, तो वो पैट्रिशिया के बच्चों के पीछे पड़ती है, लेकिन गलती से एना वहाँ पे आती है और पैट्रिशिया को जेल भिजवा देती है। तो अब वो पड़ जाती है एना के बच्चों के पीछे, और फिर एना हेल्प लेती है फादर पेरिस की, और ये वही फादर है जिन्होंने एड और लॉरेन की मदद की थी एनाबेल को वो सील पैक करने में, और इन्होंने ही बाइबल के पेजेस पढ़ के वो रूम को लॉक किया था। और फादर पेरिस फिर एक दूसरे प्रायश्चित का सजेशन देते हैं, जिसके बाद उन प्रायश्चित की हेल्प से एंड आते आते वीपिंग वुमेन का कर्स भी ख़त्म हो जाता है। अगर आप सर्च मारो कि कॉन्जूरिंग यूनिवर्स की मूवीज़ कौन सी है, तो उसमें वो लोग ये मूवी को नहीं गिनते हैं, पर मैं गिनता हूँ, क्योंकि इसमें एनाबेल के रिलेटेड कैरेक्टर्स है, और क्या पता अभी मूवी में देखने मिल जाए इनमें से कोई, तो हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है इसमें। जिसके कुछ साल बाद 1976 में कॉन्जूरिंग 2 के इवेंट्स टेक प्लेस करते हैं। एड और लॉरेन एमिटविल केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। उसी जगह लॉरेन को विजन आता है नन की फॉर्म वेलेक का। इसके 1 साल बाद 1977 में एड और लॉरेन पहुंचते हैं एनफील्ड लंदन। हाँ, हॉगिन्स फैमिली पैरानॉर्मल चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, और ये स्टोरी है रियल लाइफ के, पर इसमें एक अलग से एंगल है वेलेक का, जो रियल लाइफ में नहीं हुआ था। तो वेलेक की बात करते हैं, तो लॉरेन नन का रियल नेम उसको बुला के हरा देती है बाय उसके नेम वेलेक से, और उससे वापस हेल में भेज देती है। ये वेलेक को शर्म नहीं आ रही क्या? बार बार आ रहा है, हार के जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। अरे किसी का तो हो, हेल का हो या तो अर्थ का हो। स्टोरी की बात करें तो इसके 4 साल बाद 1981 में स्टोरी आती है कॉन्जूरिंग 3 की, विल मेड मी डू इट। इस मूवी में पहली बार हमें डेमोनिक पावर्स और पोजेशन का यूज़ कोर्ट में दिखता है। एंड अगेन ये मूवी के इंसिडेंट्स भी रियल लाइफ पे बेस है, जहाँ एरन अपने लैंडलॉर्ड का मर्डर कर देता है और कोर्ट में ये बोलता है कि ये चीज़ उससे किसी डेमोनिक पावर ने कराई है। फिर इसी केस की इन्वेस्टिगेशन पे एड और लॉरेन को पता चलता है कि इन सब के पीछे एक विच का हाथ है। इसका नाम इसला है, जो कि कर्स टोटम के सहारे लोगों पर डेमोनिक पावर्स यूज़ करती है और उन पर इन्फ्लुएंस डालती है कि इसका मर्डर करो, उसको मारो, अपना आतंक फैलाने के लिए। और अगेन एंड में आते आते इसका भी कर्स ब्रेक हो जाता है और इसला खुद डीमन का नेक्स्ट टारगेट बन जाती है, और फिर ये मूवी का भी एंड हो जाता है। इसी के साथ मैंने आपको सारी मेन चीज़ें बता दी है जो आपको जानने की ज़रूरत है कॉन्जूरिंग द लास्ट राइट्स देखने से पहले। और हाँ, ये एकदम डिटेल में नहीं गया हूँ मैं,
पर इससे तो जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब बात करते हैं कॉन्जूरिंग द लास्ट राइट्स की। ये इस यूनिवर्स की लास्ट मूवी होने वाली है जहां हम एड और लॉरेन को लास्ट टाइम इस दुनिया की सारी पावर्स ऑलमोस्ट हर कोई आ जाने वाला है इस मूवी में विलन में, जो एड और लॉरेन से लड़ेगा। और ये मूवी की टाइमलाइन होने वाली 1986 की। सच बताऊँ मेरे को थोड़ी एक्साइटमेंट तो है कि ये लास्ट मूवी है, तो क्या होगा, 2 घंटे में कैसे ख़त्म कर देंगे अगर इतने सारे हो गए तो देखते हैं। बस 2 दिन बाकी इस मूवी को आने में। आज 3 तारीख को मैं शूट कर रहा हूँ, ये वीडियो जब आ जाएगा तो देख लेना अच्छी तरह। और थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है यार, इतना तो चलता है। और यही था आज की वीडियो में। मिलते हैं बागी 4K रिव्यू में, कॉन्जूरिंग 4K रिव्यू में। बाय।